ठीक है, अभी फर्दर कोई लॉबी में तो नहीं वेट कर रहा? मेरा नहीं, चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिकली वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट हमने जब फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम डिस्कस किए थे तो हमने कहा था कि हमारे पास कोई वैल्यू होती है, कोई भी नंबर है, वो बाज़ दफ़ा हम यूज़र से लेते हैं, बाज़ दफ़ा हमारे पास कोई वो कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कहा जी डिग्री टेम्परेचर है, उसको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अब जो आपको सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया जाएगा से जी 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो 30 एक वैल्यू है, इसे किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब है कि एक स्टोरेज लोकेशन, ठीक है, और एक वेरिएबल में एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर होती है। हर वेरिएबल का एक नाम होता है, ठीक है, और वो यूनिक होता है। इसका मतलब है एक प्रोग्राम के अंदर एक ही नाम के दो वेरिएबल नहीं होंगे, एक नाम का एक ही वेरिएबल होगा, यानी वो यूनिक होगा। और हर वेरिएबल की एक डेटा टाइप होती है। डेटा टाइप से क्या मुराद है? डेटा टाइप से मुराद ये है कि उस वेरिएबल में किस किस्म की वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट डेटा टाइप इस्तेमाल होते हैं। पाइथन में 3 जो बेसिक डेटा टाइप्स इस्तेमाल होती हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे कि हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, और उसके बाद उस वैल्यू को हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों के पास इस वक्त कंप्यूटर है या लैपटॉप से वो कनेक्टेड हैं, वो लोग ये करें कि ये एक कोड है, मतलब है कोई स्टूडेंट है ऐसे जो उनके पास इस वक्त लैपटॉप है? यस सर सर। कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे बैठे हैं हम सर। लैपटॉप तो है सर, पर कनेक्टेड मोबाइल से हैं इस वक्त। अच्छा, चलें, नेक्स्ट लेक्चर में जब आप लोग आएंगे तो आप लोग जो है वो उसके ऊपर आएंगे, लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट होंगे, कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे, मोबाइल से नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग जो है ना, ये एक वेबसाइट है, ये ओपन करें अपने ब्राउज़र के अंदर। मैं इसको शेयर कर देता हूँ आपके साथ। स्क्रीन शेयर कहाँ है हमारी? स्टॉप करें और ये एक वेबसाइट है, आपको नज़र आ रही होगी। ये आप लोग जो है ना, इसको अपने ब्राउज़र पे ओपन कर लें। जो भी कोई गूगल है आपके पास, क्रोम है, उस पे जाएँ। ये है programiz.com, ठीक है। या फिर आप सिंपल गूगल पे लिखें ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ठीक है, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, और पहला जो लिंक है वो आपके पास जल्दी कॉल आने जा रही है यार। बस जल्दी आओ, बड़ी तकलीफ वाले। ये जी म्यूट कर लें अपने आप को, नहीं तो फिर मैं कर देता हूँ। आइएगा जरा सर, ये वेबसाइट का नाम बताइएगा। प्रोग्राम इज PROGRAMIZ.com। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो सिंपल गूगल पे जाके आप लिख दें पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर। पहला जो लिंक आपको मिलेगा, पहला दूसरा किसी पे भी क्लिक करें, आपके पास इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सर ये अभी ओपन करना है फिर बाद में? जी सर ये ओपन हो गई है सर। क्या कह रहे हैं? ओपन हो सर गई? ये अभी ओपन? दोबारा पूछें। जी सर, ये प्रोग्राम इज ओपन हो गया। लर्न टू कोड टू फॉर फ्री, ये सारा प्लेटफॉर्म उसका खुल गया, स्ट्रक्चर फ्रंट एंड। आपको सामने दो विंडोज नजर आ रही होंगी। एक लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ होगा main.py, जिसमें लिखा होगा ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर इंटरप्रेटर टू रन पाइथन ऑनलाइन, ठीक है। और राइट साइड पे आपको शेल नजर आ रहा होगा। ये शेल विंडो है हमारी, और लेफ्ट साइड पे ये हमारा main.py, जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे। ऐसे ही है। और यहाँ पे आपको एक ब्लू बटन नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर व्हाइट पे रन लिखा हुआ होगा। सर इसको सब्सक्राइब करें, फिर ये ओपन करेगा वो फीचर्स, या आप ऐसे ही कर देगा? नहीं नहीं, ओपन वैसे ही ओपन करेगा डायरेक्ट। बस आप उस पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद जो है वो ये आपके सामने दो विंडोज ओपन हो जाएंगी। कोई इसमें सब्सक्राइब वगैरह नहीं करना, लॉगिन नहीं करना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हो गई किसी स्टूडेंट की?
सर ये मेन main.py, यस सर। ठीक है। और शेल हाँ, लिखा है, फिर जो इसके हमारी आगे क्या करना? main.py है, ये हमारी होगी एडिटर विंडो, ठीक है। इसमें हम अपना कोड लिखेंगे। और जो राइट साइड पे शेल है, ये हमारी क्या होगी, आउटपुट सर विंडो। आपकी आवाज नहीं। जो हमारा main.py है, ये हमारा है एडिटर विंडो, जिसके अंदर हम अपना बैठ के कोड लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। और राइट साइड पे जो शेल है, वो हमारी क्या है, आउटपुट विंडो है। जब हम अपने कोड को रन करेंगे तो जो आउटपुट होगी प्रोग्राम की, वो आपको राइट साइड पे शेल में नजर आएगी। ओके सर। अच्छा जी, ठीक है सर, ये ओपन हो गया है यहाँ पे। ये ओपन हो गया। अब हम वापस आते हैं अपने उसके ऊपर कि हम जो पाइथन वेरिएबल्स डिस्कस कर रहे थे। तो हमने ये कहा कि जी हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के पाइथन में वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा जी, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं? इनकी टाइप जो है वो हमारे पास है, एक इंटीजर है, ठीक है, एक हमारे पास होता है स्ट्रिंग, और एक हमारे पास होता है फ्लोट। 3 वेरिएबल्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। इंटीजर में कौन सी वैल्यू आती है? इंटीजर में वैल्यू आती है, एक मिनट मैं दोबारा आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम 2 स्क्रीन शेयर कर सकते हैं एट ए टाइम इसमें, या नहीं हो सकते? अगर हम 2 स्क्रीन शेयर कर लेते तो हमारे लिए आसानी होती। चलें खैर, अब इस वक्त ये मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, ये tutorialspoint.com है, ठीक है। मैंने शायद आपको बताया था, tutorialspoint.com, w3schools.com, ये प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर के सब्जेक्ट के हवाले से बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स इस पे अवेलेबल होते हैं। तो हम वहीं से इसको पढ़ रहे हैं। तो वो कहता है कि जी हमारे पास 3 हमारे पास जो है वो बेसिक टाइप के डेटा टाइप हैं पाइथन में। एक हमारे पास होता है इंटीजर, एक हमारे पास होता है फ्लोटिंग पॉइंट, और एक होता है हमारे पास स्ट्रिंग। इंटीजर का क्या मतलब है? इंटीजर का मतलब है कि इसमें होल नंबर आता है। होल नंबर से मुराद है कोई भी नंबर जो कि विदाउट पॉइंट या विदाउट फ्रैक्शन हो, मतलब 1 है, 10 है, 1000 है, 10 लाख है, ठीक है। ये नंबर प्लस में भी हो सकता है, ये नंबर माइनस में भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है वो इंटीजर कहलाता है। इसके अंदर कोई पॉइंट वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होती, यानी फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, जिसको हम कहते हैं ये इंटीजर नंबर है। सबसे ज़्यादा आप ये इंटीजर नंबर ही इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर बात है ज़्यादातर वैल्यू जो वो इंटीजर में होती है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे होता है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट, जिसे फ्लोट भी कह देते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब है कि इसमें पॉइंट इन्वॉल्व होगा, डेसिमल वैल्यू इन्वॉल्व होगी। फॉर एग्जांपल 2.5, ठीक है जी, 70.268, तो ये हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट है। बहुत सारी जगह पे आपको फ्लोटिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है। आपका जो जीपी है वो आपका पॉइंट्स में आता है नॉर्मली, ठीक है। तो 2.5, 3.5, 3.0, 4.0, तो ये हमारे पास, उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? फ्लोट इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फ्लोटिंग पॉइंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। परसेंटेज जो है वो भी आपकी फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकती है। और तीसरे नंबर पे होता है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है एनी अल्फ़ाबेटिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक का मतलब है उसमें किसी का नाम है, ठीक है, सिटी नेम है, कंट्री नेम है, आपका होम एड्रेस है। तो ये सारी वैल्यूज़ जिसके अंदर ABC कैपिटल में, स्मॉल में, और या ABC के साथ कोई नंबर्स, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल MCS 3 लिखा हुआ है, BBA 2 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। तो ये 3 हमारे पास जो है वो बेसिक डेटा टाइप हैं जो कि हम पाइथन में इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक हैं, आगे चल के फिर एडवांस भी आते हैं, वो भी आप नहीं देखेंगे। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात होगी कि जब हमने किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए हमें उस वेरिएबल का नाम डिफाइन करना पड़ता है, उसको वेरिएबल को वो नेम देना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उस वेरिएबल को कोई वैल्यू देनी पड़ती है। पहले जो अदर लैंग्वेजेस थी उसमें डेटा टाइप भी बतानी पड़ती थी कि मतलब ए हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम कहेंगे जी इंट ए। पाइथन में आपको बता देंगी कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो किस किस्म का है। अब ये एक एग्जांपल दिया, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द नंबर, ठीक है। इंटीजर, अब ये लेफ्ट कॉलम जो है वो इंटीजर है, INT मतलब इंटीजर, इसमें 10, 100, -786, 080, -0490, और ये हेक्साडेसिमल के अंदर वैल्यू आना शुरू हो गई x के साथ, ठीक है। तो ये सारी इंटीजर वैल्यूज हो गई। अच्छा, ये फ्लोट है हमारे पास, इसके अंदर 0.0, 15.2, -21.9, इसी तरीके से ये एक्सपोनेंट में आ गई 32.3 प्लस e⁻18। इसका मतलब है कि इतने पॉइंट की इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, -90 एंड सो ऑन। और इसी तरीके से फिर वो हमारे पास स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर अल्फ़ाबेटिक वैल्यू आ जाती है, अल्फ़ाबेटिक या अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है।
तो जब आपने पाइथन के अंदर इंटीजर्स को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आप करेंगे क्या कि सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि उस इंटीजर का नाम क्या है। अच्छा जी, नाम क्या हो सकता है इंटीजर के नाम के अंदर? उसके कुछ रूल्स होते हैं। बेसिक रूल ये है कि एक तो जो पाइथन के कीवर्ड्स हैं वो इंटीजर के वो वेरिएबल के नेम नहीं हो सकते। अच्छा, कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड का मतलब है कि एक कुछ हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि कीवर्ड्स कहलाते हैं। उनके एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ जो है वो एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड है, एंड ए एन डी एंड ये एक कीवर्ड है, और एक कीवर्ड है। तो आपका जो वेरिएबल नेम है वो कीवर्ड का नहीं हो सकता। मतलब आप इफ़ को एज ए वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल करें तो वो आपको एरर दे देगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा कि इफ़ जो है वो कीवर्ड है, वो वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। हाँ, आपका वेरिएबल नेम क्या हो सकता है? ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है। आपके वेरिएबल नेम जीपीए हो सकता है, नेम हो सकता है, सिटी हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कंट्री हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, आंसर हो सकता है, एंड सो ऑन। तो कोशिश क्या करेंगे, वेरिएबल नेम लॉजिकल रखें। फॉर एग्जांपल अगर आप दो वैल्यूज़ ले रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2, तो आप num1 num2 रख दें। और आप उनका सम ले रहे हैं तो थर्ड वेरिएबल जो है वो sum सम रख दें, और num1 और num2 की वैल्यू सम के अंदर रख के उसको स्टोर कर लें। तो ये हमारे पास जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। फिर उस वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। वो वेरिएबल को असाइन वैल्यू दो तरीके से की जा सकती है। एक तो असाइन ये है कि आप कोड के अंदर उसको कोई वैल्यू असाइन कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि आप यूज़र से इनपुट करें। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, एक मिनट इसको कहाँ गया हमारा कोड विंडो? इस दिस कोड विंडो। अच्छा जी, ये है। ये आपके साथ में ये शेयर हो रही है स्क्रीन पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर की? यस यस सर। सर। अच्छा, अब इसमें लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो ये यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो इसमें ना 1 2 3 दिया हुआ है। ये हमारी स्टेटमेंट है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, जो फर्स्ट है ना, इसके साथ आपको इस हैश साइन नजर आ रहा है। हैश साइन किसको कहते हैं? ये बेसिकली हमारा कमेंट है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में कमेंट का क्या मतलब होता है? प्रोग्रामिंग में कमेंट का मतलब ये होता है कि कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को रन करेगा, कंपाइल करेगा, तो ये तमाम स्टेटमेंट चलाएगा। लेकिन वो तमाम स्टेटमेंट जिनसे पहले, जिनके स्टार्ट में ये हैश साइन लगा होगा, वो इसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, इसको इग्नोर कर देगा। तो इसका मतलब है ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ कमेंट है, यानी ये सिर्फ बता रही है कि ये हो रहा है या कुछ आपने लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप हैश लगाएंगे तो ये पहली लाइन है, उसमें हैश है, उसके बाद लिखा हुआ है ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। अब आप हटाना चाहते हैं तो आप इसको जस्ट रेज कर दें, और हमें उसकी जरूरत नहीं है तो आप इसको रेज कर दें, इससे हमारे कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट है राइट पाइथन 3 कोड इन दिस ऑनलाइन एडिटर एंड रन इट। ठीक है, ये दोनों से जस्ट इंस्ट्रक्शन के तौर पे दिया है। तो हमारा कोड जो है वो बेसिकली लाइन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ जो स्टेटमेंट है वो नजर आ रही है आपको, a इज इक्वल टू 8। ठीक है, a अब हमारे पास क्या होगा? एक वेरिएबल होगा। ओके, a जो है हमारा क्या बन गया? वेरिएबल हो गया। वेरिएबल के लिए कोई कॉमा डबल कोट्स की जरूरत नहीं है। सिंपल वेरिएबल का नाम आपने लिख देना है। आप a लिख दें, आप abc लिख दें, आप xyz लिख दें, आप नंबर 1 लिख दें, नंबर 2 लिख दें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। हमने कहा कि हमें नाम लॉजिकल रखने चाहिए। जिस किस्म की हमारे पास वैल्यू है, जिस किस्म की वो वैल्यू को शो कर रहा है, हमें उस किस्म का नाम होना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर होता तो हम कह देते टेम्परेचर। अगर ये मार्क्स होते तो हम इसे कह देते मार्क्स। अगर ये कोई वेट होता तो हम कह देते वेट। कोई ये लेंथ होती तो हम उसे कह देते लेंथ। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। कीवर्ड्स के अलावा आप कोई भी नाम एज ए वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे फिलहाल ए रख दिया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जी नहीं, मैं ए नहीं रखता, मैं थोड़ा सा इसको लॉजिकल बना देता हूँ, तो हम इसको num1 रख देते हैं। तो ये num1 इज इक्वल टू 8। अब ये इक्वल टू 8 का मतलब क्या हुआ? अब आप इसको यूं समझें कि num1 एक हमारे पास मेमोरी में एक लोकेशन बन गई। ठीक हो गया, और 8 उसके अंदर क्या हो गया? उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। तो इसका मतलब है कि num1 में इस वक्त क्या है? 8 मौजूद है। ये हमने एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, और हमने कहा कि num1 एक वेरिएबल डिक्लेयर करो। और अच्छा, अब num1 के अंदर वैल्यू चूंकि 8 है, और अभी हमने कहा कि 8 होल नंबर है, तो होल नंबर का मतलब है कि num1 किस टाइप का बन गया? इंटीजर टाइप का बन गया। तो पाइथन क्या करता है? पाइथन वेरिएबल का नाम लेके उसमें जब हम वैल्यू असाइन करते हैं, उस वैल्यू को देख के बताता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का बनेगा।
यानी अगर अब num1 है इस वक्त इंटीजर टाइप का, लेकिन अगर मैं 8 के आगे पॉइंट लगा के वैल्यू डाल दूं 8.5, तो अब num1 क्या बन जाएगा, फ्लोट बन जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है वैल्यू का। वैल्यू अगर 8 थी तो वो इंटीजर बन गया था num1, और अगर वैल्यू हमने 8.5 कर दी तो num1 क्या बन गया, फ्लोट बन गया। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। सर यस ठीक है, तो फिलहाल हम इसको इंटीजर ही रखते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी स्टेटमेंट है, अच्छा पाइथन में वैसे तो आप एक स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइन में भी ले जाते हैं, लेकिन इनिशियली आप अपने लिए रूल ये रखें कि आपने हर स्टेटमेंट एक लाइन में लिखनी है और नई स्टेटमेंट नई लाइन से स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, तो ये हमारी नम1 ये वाली स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई हमारी, और ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 हो गई। अब इसके अंदर हमने एक फंक्शन लिखा है प्रिंट, PRINT। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना फंक्शन होते हैं, फंक्शन होते हैं या मेथड होते हैं। फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूजर डिफाइंड, एक होते हैं बिल्ट इन। बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। फंक्शन क्या होता है, एक आप यूँ समझने के कुछ लाइंस होती हैं, कुछ कोड होता है और उसको एक नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो जब आपने उन लाइंस को कॉल करना होता है तो आप उस फंक्शन का जो उसको नाम दिया जाता है हम उसको कॉल करते हैं, तो वो जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास फंक्शन है। आगे चल के हम फंक्शन पढ़ेंगे, अभी फिलहाल फंक्शन नहीं पढ़ रहे। तो जो ये आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है ना, PRINT, प्रिंट, और इसके बाद आपके पास दो जो है वो स्मॉल पैरेंथेसिस हैं, एक ये ओपनिंग है और ये इसका क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फंक्शन है। ये फंक्शन बेसिकली इस तरह लिखा जाता है, मैं इसको यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, प्रिंट फंक्शन का नाम है और आगे पैरेंथेसिस। ठीक हो गया, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो ये फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि हर फंक्शन के साथ नाम होगा और उसके बाद उसमें ब्रैकेट का पेयर होगा, स्मॉल ब्रैकेट्स का पेयर होगा। ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट का पेयर हमें बेसिकली ये बताएगा कि ये जो चीज़ है ये फंक्शन है। अब चाहे वो यूज़र डिफाइन हो चाहे वो बिल्ट इन हो। तो प्रिंट जो है वो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, यानी लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड है। आगे चल के हम फंक्शन अपने भी डिफाइन कर सकेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो प्रिंट का फंक्शन है वो करता क्या है, वो प्रिंट का फंक्शन बेसिकली कोई वैल्यू को डिस्प्ले करता है, वैल्यू को या मैसेज को एज ए आउटपुट। ठीक है, तो जब हमने कोई कोड रन करेंगे तो हम कुछ इनपुट लेते हैं, फिर हम उस पर प्रोसेसिंग करते हैं और फिर हम आउटपुट की बात करते थे ना, हमने एल्गोरिथम में भी बात की थी। तो यहाँ पे आउटपुट के लिए हम क्या स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे या प्रिंट की स्टेटमेंट आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, प्रिंट की स्टेटमेंट में जो ये ब्रैकेट हैं इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स, पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर जो है वो बाज़ दफ़ा कुछ फंक्शन 0 आर्ग्यूमेंट लेते हैं, कुछ 1 लेते हैं, कुछ मोर देन 1 लेते हैं, वो डिपेंड करता है। एक बात, और दूसरी बात ये है कि ये बेसिकली कुछ वैल्यू होती है या ये कांस्टेंट होते हैं या स्ट्रिंग होते हैं या कोई वेरिएबल होते हैं, और फंक्शन जो है इनके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं। अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया num1 और इज इक्वल टू 8, उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 8। अब हम ये चाहते हैं कि इस num1 की वैल्यू को प्रिंट करें। ठीक है, इस वैल्यू को हम प्रिंट करें, तो इसको प्रिंट करने के लिए हम इस लाइन नंबर 4 में सिंपल ये लिख देते हैं num1। ठीक हो गया। अब आपने जो कोड है फिलहाल हमारा ये लाइन नंबर 3 और 4 पे, num1 पहला स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया num1 के नाम से, उसको वैल्यू असाइन कर दी 8, और ये num1 की डेटा टाइप क्या बन गई, इंटीजर टाइप बन गई। अब हमने उसको प्रिंट करना है तो हमने प्रिंट का फंक्शन लिखा PRINT ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद उसके अंदर हमने वही वेरिएबल का नाम लिखा जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था। हम इसी की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं ना num1 की, तो यही नाम हमने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद हमने उसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, फॉर एग्जाम्पल हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे कोड है, इस पर हम रन पे क्लिक करें तो शेल पे आप देखिएगा कि आउटपुट आएगी, और शेल पे आउटपुट क्या आ रही है, 8। ठीक है, तो 8 क्यों आ रहा है, num1 में आपने क्या वैल्यू साइन की थी, सर num1 की वैल्यू थी, जी num1 की वैल्यू 8 थी, इस वजह से इसमें आ रहा है 8 आ रहा है। अब हम प्रिंट में गए, प्रिंट हमारी आउटपुट स्टेटमेंट है, और हमने कहा कि जो num1 में है वो प्रिंट करवा दो। तो num1 में 8 था तो उसने क्या करा दिया, 8 प्रिंट करवा दिया। अब अगर आप num1 की वैल्यू चेंज करते हैं, आप कहते हैं कि num1 में 10 है और दोबारा इसको रन करें, तो अब वो 10 डिस्प्ले करवा देगा।
तो वो कर क्या रहा है, वो जाता है नम1 पे और नम1 के अंदर जो भी वैल्यू है वो लेकर आ जाता है। अब वो 10 है, 100 है, 200 है, 500 है, व्हाटएवर इट इज, वो उसको डिस्प्ले करता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हमने सर यहाँ पे जी नंबर ही होना जरूरी है कि यहाँ कोई हम स्टेटमेंट भी दे सकते हैं? जैसे हमने कमेंट दिया, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, फर्ज करें कोई भी अपना नाम लिख देता है, ये नंबर ही जरूरी है प्रिंट करते नम हैं 1 के लिए? आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, ये अभी जो हम काम कर रहे हैं ना प्रिंट में, ये हम सिंगल आर्गुमेंट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अभी अब देखें, इस वक्त जो प्रोग्राम चलता है आउटपुट में क्या नजर आता है, 10। उससे कुछ पता नहीं चलता ये 10 क्या चीज है। 10। इससे हमें 10 तो पता चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता चला कि 10 है क्या। ठीक है, तो हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा बेहतर करते हैं। क्या करते हैं, हम प्रिंट की स्टेटमेंट में एक नया आर्गुमेंट ऐड करते हैं। ठीक है, और नया आर्गुमेंट ऐड करने के लिए आप हम यहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं। अब हमने प्रिंट के अंदर क्या लिखा है, वैल्यू इन num1 is। ठीक है, अच्छा अब ये जो है, ये जो लाइन हमने लिखी है, इसको हमने किस में लिखा है, डबल कोट्स में लिखा है। ये डबल कोट नजर आ रहे हैं आपको, एक ये एक स्टार्टिंग है और उसके बाद हमने मैसेज लिखा अपना और उसके बाद एंडिंग है। तो ये जो डबल कोट के अंदर पाइथन में चीज लिखी जाती है ना, ये एज ए मैसेज के तौर पे जाता है, एज ए टेक्स्ट के तौर पे जाता है। ठीक है, तो ये कोई वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज है। जब हमने कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो हम क्या करेंगे कि प्रिंट के फंक्शन में जाके डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख देंगे, वो चीज एज इट इज जाके क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा इसको हम ऐसे सुनिए सर, जी सर हम वैल्यू इन num1 इज इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं। वैल्यू इज इक्वल टू 10, हाँ वो भी लिख सकते हैं। यदि ये डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ लिखना चाहते हैं वो एज इट इज लिखा जाएगा। चलिए हम एक और काम करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, नीचे जाके हम इसको पेस्ट करते हैं, दूसरी दफा हम लिख देते हैं वैल्यू। आप क्या लिखवाना चाह रहे थे कि वैल्यू वैल्यू इन num1 इज इक्वल टू 10। इज इक्वल टू 10। ठीक है, आप ये लिखना चाहते हैं, चलें आपने ये भी लिख दिया, ये भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये होगी कि ये 10 दो दफा आ जाएगा। एक 10 इस स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा हुआ है और एक num1 के अंदर जो लिखा हुआ है वो आएगा। अब हम सर जी हम num1 इरेज कर दे जो हमने कॉमे के बाद लगाए हुए हैं। हाँ, हम वो ये काम हो सकता है, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा अभी मैं बताता हूँ आपको, इसका नुकसान क्या होगा। आप ऐसे लिख करवाना चाहते हैं, चलें ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इस कोड को रन करते हैं। अब देखें आपके पास दो आउटपुट आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास प्रिंट की दो स्टेटमेंट थी तो आउटपुट भी हमारी दो स्टेटमेंट में आ गया। पहली जो आउटपुट है वो इस प्रिंट की है। अब उसमें क्या था, वैल्यू इन num1 इज, अब ये लिखा हुआ है वैल्यू इन num1 इज और आगे कॉमा, कॉमे के बाद क्या हुआ है, num1 एज ए वेरिएबल नेम। num1 एज ए वेरिएबल नेम है, फर्स्ट प्रिंट के अंदर की बात करूं मैं, तो उसमें num1 एज ए वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो उस num1 को रिप्लेस कर देगा उसकी वैल्यू से। तो num1 में वैल्यू क्या थी, 10। तो अब ये स्टेटमेंट एज इट इज आ रही है, वैल्यू इन num1 इज और आगे num1 की जगह क्या आ गया, 10। ठीक है, ये कॉमा क्यों आया, ये कॉमा इसलिए आया कि ये हमारे पास अब दो आर्गुमेंट है, इस प्रिंट में दो आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट जो है वो आपका एक मैसेज है जो कि डबल कोट्स में लिखा गया है, वैल्यू इन num1, ये आपका फर्स्ट आर्गुमेंट है, कॉमा और फिर सेकंड आर्गुमेंट, और सेकंड आर्गुमेंट जो है वो हमारा क्या है, वो एक हमारा वेरिएबल है। और सेकंड तो प्रिंट के अंदर जब भी वेरिएबल एज ए आर्गुमेंट आता है तो वो वेरिएबल प्रिंट नहीं होता, बल्कि उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। लेकिन अगर मैसेज के अंदर आप लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, तो फिर जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, उसमें वो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा। ओके, नीचे जो है वो लिखा हुआ है वैल्यू num1 इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया, लेकिन अगर हम चेंज कर दें, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 100। ठीक है, तो अब आउटपुट बताएं क्या आएगी अगर हम इसको अब रन करें। अब num1 100 है, तो जो हमारी पहली आउटपुट है वो क्या बनेगी, वैल्यू इन num1 इज 100 और 100 बनेगी। सेकंड स्टेटमेंट में क्या आएगा, वैल्यू num1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 10। 10 आएगा। क्यों 10 आएगा, क्योंकि 10 जो है वो आपने एज ए मैसेज में, सर यहाँ पे तो हमने मैसेज लिख दिया है। हाँ तो इसलिए, और ये अब आउटपुट आपकी सेकंड वाली गलत हो गई। ठीक है, क्योंकि अब num1 में वैल्यू क्या है, 100 है। अब ये क्यों गलत हो रही है, क्योंकि आपने 10 जो है वो डबल कोट्स के अंदर लिख दिया था। तो अब num1 में वैल्यू कुछ भी आप बदलते रहे वो हमेशा 10 ही कहता रहेगा।
क्योंकि वो एज ए मैसेज के तौर पे जा रहा है। तो लिहाजा हम ये स्टेटमेंट इस तरह नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम ये लिखते हैं वैल्यू ऑफ नम1, आगे वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करेंगे। तो फायदा ये होगा कि जब भी आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे, आपको यहाँ वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ेगी, वो वैल्यू की ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू होगी वो खुद ब खुद उसके हिसाब से पिक कर लेगी। ये बात समझ आ गई? यहाँ तक इसमें क्लियर है? यस सर। अच्छा, हाँ, अगर आप सिंपल सर करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हम लिख देते हैं जी एंड ऑफ कोड, सपोज कर लेंगे। हम लिखना चाहते हैं कि जी प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा तो वो बताएगा जी ये प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। अच्छा, ये रिकरेंट मीटिंग है तो ये इसको दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा, ये अभी 40 मिनट के बाद वो एक्सपायर हो जाती है तो फिर वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये है हमारे पास के पहले मैसेज जो है वो नम1 को शो कर रहा है कि जी वैल्यू इन नम1 इज 100, और एंड ऑफ कोड वो एक सिंपल जनरल मैसेज है कि वो बता रहा है कि एंड ऑफ कोड है। अच्छा, एक बात और कीजिएगा कि जो डबल कोड्स हैं ये प्रिंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर जो आर्गुमेंट के दरमियान में कॉमा आ रहा है वो प्रिंट नहीं हो रहा। प्रिंट या जो चीज़ डबल कोट्स के अंदर है वो होगी, और अगर वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल, फॉर एग्जांपल num1 और num2 में भी कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, हम कह देते हैं 200 है, और हम चाहते हैं कि जी हम दोनों बताएं कि जी हमारे पास वैल्यू इन num1 एंड num2, तो इसको हम थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, num1 एंड num2 तो अब आपके पास आउटपुट आ रही है वैल्यू इन num1 एंड num2 100 एंड 200। अब आप देखें कि इसमें बेसिकली तीन आर्गुमेंट आ गए, तीन पैरामीटर्स आ गए। पहला पैरामीटर हमारा ये हमारा जो मैसेज है ये है, और उसके बाद इसमें हमने लिखा है वैल्यू इन num1 एंड num2, ठीक है, और डबल कोट में के अंदर लिखा, फिर कॉमा, उसके बाद वेरिएबल नंबर 1 दैट इज द num1, ठीक है, फिर कॉमा, फिर वेरिएबल 2। अब आप जितने वेरिएबल्स में ऐड करेंगे आपको हर वेरिएबल को कॉमे से क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, यानी हर दो आर्ग्यूमेंट्स के दरमियान में क्या आएगा, कॉमा आएगा। तो ये टोटल 3 आर्ग्यूमेंट है तो लिहाजा 2 कॉमे इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर 4 होंगे तो फिर 3 कॉमे होंगे, तो हर दो आर्ग्यूमेंट्स के दरमियान में आपको कॉमा डालना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो आप नया वेरिएबल होगा। अब वो वैल्यू उसी ऑर्डर में उठा रहा है, क्योंकि num1 पहले आ रहा है तो लिहाजा वो पहले 100 डिस्प्ले करवा रहा है, अगर num2 बाद में आ रहा है तो वो 200 बाद में डिस्प्ले करवा रहा है। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, मैं यहाँ कहता हूँ कि ये 2 है और ये 1 है, तो आउटपुट क्या होगी? सर 200 पहले आ जाएगा और 100 बाद में चला जाएगा, आई थिंक। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि वो वैल्यू उठाता है इस ऑर्डर में जहाँ पे प्रिंट के अंदर देखिए। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि num1 पहले मतलब सर हम एक किस्म से हम जी आईडी, इसको वेरिएबल जो है ये आईडी का काम कर रहे हैं, मतलब हम इनको कॉल करवाते हैं और जो इनके अंदर वैल्यूज ऊपर हमने दी हुई हैं, डिफाइन किया हुआ है हमने, वही ये शो कर रहा होता है। जी बिल्कुल, वेरिएबल का मकसद ही यही है कि हमने जैसे उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है और फिर उस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम उस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, उस वेरिएबल को हम कॉल करते हैं और उस वेरिएबल की जगह पे वो वैल्यू आ जाती है, और उसके अंदर फिर अरिथमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रिंट, व्हाटएवर जो आप उस पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना, सिंपल है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम ये नो काम सर, करते हैं कि हम num2 को जो है ना चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं जी ये, इसको हम कह देते हैं से ये जीपीए है हमारे पास, और जीपीए जी हमारा है 3.5, ठीक हो गया। और यहाँ पे जाके हम फिर चेंज कर देंगे, हम कह देंगे जी num1 और कॉमा, अब हम लिखेंगे जीपीए, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे जीपीए। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इन num1 एंड जीपीए 100 और 3.5, ठीक हो गया। तो चूंकि हमारे पास सेकंड वेरिएबल अब जीपीए था और उसकी वैल्यू 3.5 थी, तो हमारे पास जो है वो आउटपुट में भी 3.5 आ रहा है। अब num1 की डेटा टाइप क्या होगी इस केस में, इंटीजर या फ्लोट? इंटीजर होगी सर। इंटीजर क्योंकि वो बगैर होल नंबर है हमारा। और जीपीए की हमारी डेटा टाइप क्या होगी, फ्लोट। वो हमारे पास, ठीक हो गया। जहाँ भी पॉइंट आ गया तो वो फ्लोट है, और जहाँ पर पॉइंट नहीं है तो वहाँ पर वो होल नंबर है। अब हम तीसरा वेरिएबल भी ले लेते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्ट्रिंग, ठीक है, से जी str के नाम से हम उसको रख लेते हैं।
अच्छा, STR में जो भी आपने वैल्यू देनी है उसको आपने डबल कोट या सिंगल कोट में उसको रखना है। ठीक हो गया? हमने रख दिया जी BBA और यहाँ पे हम जाके कह देते हैं STR। ठीक है, तो अब हमारे पास आउटपुट आ रही है, सॉरी, अच्छा चलें, ये बताएं कि ये प्रिंट हमने पहली प्रिंट स्टेटमेंट तो वही है, ठीक है, उसको बल्कि हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारी जो 6 नंबर पे प्रिंट स्टेटमेंट थी ये हमारी कमेंट हो गई है, अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही। अच्छा, वो सिर्फ STR कर रहा है, जबकि STR में हमने BBA रखा था, तो उसे BBA डिस्प्ले करना चाहिए था, उसने STR क्यों डिस्प्ले कर दिया? सर वेरिएबल का हो सकता है इसमें। सर डबल कोट आदमी लिखा है इसलिए डबल कोमा में। हाँ, क्योंकि प्रिंट के अंदर हमने डबल कोट में लिख दिया और ये हमने डबल कहा कोट, था कि डबल कोट हाँ में जो वही। चीज़ होगी फिर वो वेरिएबल नहीं रहेगा, वो स्ट्रिंग बन जाएगा। एक STR स्ट्रिंग है, वो एक मैसेज होगा एक। STR जो है वो एज ए मैसेज है। ठीक है, तो लिहाजा उसने एज इट इज उसको डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अगर हम BBA डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका डबल कोट खत्म कर देंगे। ठीक है, अब इसे हम रन करते हैं, तो अब आउटपुट क्या आ गई, BBA। ठीक हो गया? तो इस तरीके से आप कोई भी यस सर। वेरिएबल में वैल्यू असाइन करें और उसके बाद आप उसको प्रिंट में जाके डिस्प्ले करवा दें। अच्छा, आप मल्टीपल प्रिंट भी लिख सकते थे, मतलब अगर हमने जैसे 4 वेरिएबल हैं तो आप 4 को एक ही प्रिंट में डिस्प्ले करवा दें या 4 प्रिंट लगा दें, हर एक में एक एक वेरिएबल डिस्प्ले करवाएं। डिफरेंस ये होगा, अगर एक ही प्रिंट में करवाएंगे तो वो एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा, जैसे अभी हम कर रहे थे num1 num2। और अगर आप अलग अलग 4 प्रिंट की स्टेटमेंट लगाएंगे तो हर प्रिंट की स्टेटमेंट की आउटपुट जो है वो आपको अलग लाइन में मिलेगी या नेक्स्ट लाइन में मिलेगी, तो लिहाजा वो होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसी को नीचे दोबारा इसी लाइन को लिख देता हूँ अगर, तो इसका मतलब अब BBA जो है हमारे पास 2 दफ़ा डिस्प्ले करवा रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा फर्स्ट वन से सेकंड प्रिंट और एक दफ़ा सेकंड वन से। आपने 5 दफ़ा करना है, आप 5 दफ़ा कर देंगे तो वो सेम इसी तरीके से जो है वो असाइन कर देगा। तो ये हमने देखा कि जी हमारे पास 3 बेसिक वेरिएबल हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। और उसके बाद जो है वो हमने देखा कि कमेंट कैसे होता है। कमेंट के लिए हमने कहा कि हैश साइन है और जितनी लाइनों पे कमेंट होगा वो लाइन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब हमने इसमें से इस वक्त 6 नंबर लाइन को, हालांकि प्रिंट की स्टेटमेंट है लेकिन हमने उसे कमेंट बना रखा है, लिहाजा वो आउटपुट में नहीं आ रही। जब आप इसका कमेंट इसको अनकमेंट कर देंगे तो ये इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और अब अगर आप इसको रन करेंगे तो ये आपको वैल्यूज की डिस्प्ले करवाएगा और आपके बाद प्रिंट की स्टेटमेंट 3 हो जाएंगी हमारे पास। पहले वैल्यू वाली हो जाएगी, फिर BBA, फिर BBA हमारी 2 दफ़ा हो जाएगी। इसमें कोई यहाँ तक कोई सवाल है आपका? तो ठीक है, ये 2 मिनट रह गए हमारे पास, वैसे पूछ लें, फिर अगला दोबारा हम रिकरेंट करके अगला टॉपिक करेंगे। नो इशू सर। नो सर। अच्छा, ये जो हमारे पास हैं इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया? ये जो हमारे पास लिखी हुई हैं ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट्स है। और अब कहते हैं ना सॉफ्टवेयर जो है वो पीस ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये तो इनको हम इंस्ट्रक्शंस भी कह देते हैं और इनको हम स्टेटमेंट भी कह देते हैं। जब हम कोडिंग की बात कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग की बात कर रहे होते हैं, तो हम कह देते हैं हमारे पास स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये सारी जो है हमारे पास स्टेटमेंट है। कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट है, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है, कोई इनपुट स्टेटमेंट है, कोई आउटपुट स्टेटमेंट है, एंड सो ऑन। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक सा था कि जी हमारे पास वेरिएबल्स कैसे होते हैं और हम कैसे इस्तेमाल कर सकते सर हैं। हम जी, सर हम पाइथन की हेल्प से एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हैं। पाइथन से क्या कर सकते हैं? एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हैं। नहीं, पाइथन से एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं बनेगी। एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए ना आपको जो एंड्रॉयड स्टैक है बेसिकली वो यूज़ करना पड़ता है। पाइथन आपको सपोर्ट दे देगी कि कुछ इस तरह की कोई एप्लीकेशन बनाएं जो कि उसके साथ इंटीग्रेट हो जाए, तो वो हो जाएगा। लेकिन एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो आप बनाना चाहते हैं ना, वो उसके लिए पाइथन नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली मोबाइल का OS है। वो उसके लिए आपको जो है ना वो एंड्रॉयड ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड्रॉयड में डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और फिर आप जो है वो उसके अंदर बैठ के ऐप उसको बनाएंगे। चलिए, चलें इसको मैं क्लोज करता हूँ इस मीटिंग को और उसके बाद हम इसको रिकरेंट करते हैं। ये रिकरेंट दोबारा हो जाएगी यहीं से या हमें दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा? आई गेस सर दोबारा ज्वाइन करना होता है। चलें, मैंने इसको रखा तो था, मैंने कहा चलें ठीक है, इसको मैं एंड करता हूँ, उसके बाद हम अगला जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है।